हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज पहला दिन है 2023 का, तो पहले दिन की शुरुआत करते हैं सुपर 15 क्वेश्चंस ऑफ एपी, जो हमारी सुपर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है हर चैप्टर की। उसमें पॉलिनोमियल हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया है, और अब बारी है बेटा एपी की। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी मैं करवा चुका हूं। ये एक्स्ट्रा 5 क्या है बेटा, तो ये न्यू ईयर पे मेरी साइड से खुद को तोहफा समझ लो। बोलोगे सर तोहफे में भी 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हो, कुछ बढ़िया दे देते। तो बेटा ये एक्चुअली अब आपके सुपर 15 से सुपर 20 क्वेश्चंस बन चुके हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करने की ट्राई करिए, और फिर 1 मिनट के बाद मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करूंगा, फिर आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हो। ये रहा आज का पहला सवाल। मैं एप्रोप्रिएट टाइम दूंगा बेटा आपको हर क्वेश्चन में। आप ये सेशन रिकॉर्डेड देख रहे होगे, तो आप पॉज करके भी, अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए, जितना मैं टाइम दे रहा हूं उससे, तो पॉज करो, आप कंटिन्यू करते रहो सॉल्व करना अपना, और फिर जब आपसे हो जाए सॉल्व तो रिज्यूम करो वीडियो को और आंसर मैच करो। ठीक है। If the sum of the first 2n terms of 258 is equal to the sum of the first n terms of 57, 59, 61, then n is equal to। बहुत सिंपल सी बातचीत है बेटा। जब आपको बोला हुआ है sum of 2n terms of this AP, तो मतलब 2n बटा 2, और यहां पे लिखोगे बेटा आप क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता है ना। तो 2a हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है बेटा मेरा 3 के बराबर है। दिस शुड बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दैट इज n बाय 2, और यहां पर आएगा 2a मतलब 110, और फिर हो जाएगा वो 114 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है बेटा मेरा यहां पर है 2। तो सबसे पहले तो भाई जो जो चीजें उड़ती हुई दिखाई दे रही है उनको उड़ा दो। तो n से n को उड़ा दो तुम लोग, एक काम करो, और 2 से 2 को उड़ा दो दोनों साइड पे। ठीक है। अब इसको अंदर ले जाते हैं, तो बेटा 8 प्लस 6 और फिर इंटू 2, तो ये बन जाएगा बेटा 12n, और फिर -3 इंटू 2 हो जाएगा -6। दिस शुड बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 114 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, प्लस 2n माइनस 2। तो यहां से बेटा क्या होगा, 2 प्लस 12n इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा बेटा 112 प्लस 2n। तो यहां से आप सॉल्व करोगे, आप बहुत शॉक हो रहे होगे कि गगन सर आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, लेकिन पहला क्वेश्चन है, तसल्ली से करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वरना आप यहां के बाद मेंटल कैलकुलेशन कर सकते थे, वहां से आपका टाइम बच जाता, लेकिन आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहां पर हो जाएगा मेरा 110, और यहां जाकर हो जाएगा 10n। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 11, और आंसर इतना ज्यादा अच्छा आ रहा है कि आप इसको ओरली ना यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते थे कि यहां से 8 और यहां से 6, तो 2 यहां बचेगा कांस्टेंट में। शॉर्टकट जानना चाहते हो तो देखो, मेंटल मैथ करोगे तो यहां पे तुम्हें पता चलेगा 114 और प्लस 2n माइनस 2, तो तुम्हें पता चल जाएगा यहां पे तुम्हारे को मिल रहा है कांस्टेंट में 2 बच रहा है, और यहां पे तुम्हें कांस्टेंट में 112 बच रहा है, तो 110 दिखने लगेगा। 110 दिखने लगेगा तो अपने आप ही तुम्हें ऑप्शन सी भी दिखने लगेगा, तुम लोग मार दोगे, आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडल टर्म इज 30। बहुत बारी मैंने वाला क्वेश्चन करवाया बेटा, लेकिन ये बोर्ड का रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए सुपर 20 क्वेश्चंस में आना बनता था। 11 टर्म्स का सम निकालना है जिसकी मिडिल टर्म है 30। बेटा देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके, मैं आपको फंडा देता हूं इस क्वेश्चन को करने का। आपको पता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है एपी में, तो आपकी जो बीच वाली टर्म होती है बेटा वो क्या होती है, अरिथमेटिक मीन होती है पहली और लास्ट का। तो यहां पे आपको जो ये दिया हुआ है 30, दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड 11th टर्म, दैट इज a1 प्लस a11। ये मैं दिमाग में करूंगा, डिवाइडेड बाय 2 शुड बी इक्वल टू 30। तो यहां से तुम्हें फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सीधा सीधा दिखने लगेगा 60, और 60 को तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, 11 बटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 11 इंटू 30, दैट इज बी वुड बी द करेक्ट आंसर। दिमाग में सॉल्व हो जाएगा, 5 सेकंड का सवाल है ये। अगर तुम मेरा फंडा पकड़ पाए तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो भी ऑड टर्म्स वाली एपी होती हैं उसमें जो मिडिल टर्म होती है बेटा, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन होता है। वही कॉन्सेप्ट, वही फंडा मैंने यहां पे लगाया। चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा बच्चों नेक्स्ट सवाल।
आराम से पढ़ लो इस क्वेश्चन को और फिर 30 सेकंड के अंदर मैं आपको इसका जवाब बताऊंगा। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 0.5 1.0 1.5 सबके सब नेगेटिव में है इस T1। जो स्मार्ट बच्चा होगा ना वो यू पकड़ लेगा क्वेश्चन का हैक। मात्र 5 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा, 5 सेकंड के अंदर। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होंगे, कॉम्पिटेंसी पे बेस्ड होंगे। तो बेटा देखो अब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए था, नहीं आया तो पॉज करके रखो, रेज्यूम करोगे तो शौक ना लगे, आराम से सुनना। सारी टर्म्स नेगेटिव में है तो उनका सम कभी पॉजिटिव हो सकता है। आपको यहीं पे ही बोल देना चाहिए था कि मेरा एजर्शन गलत है, एजर्शन गलत है तो एक ही आंसर मेरा ठीक हो सकता है, दैट इज ऑप्शन डी, एजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। बोलो बात समझ आ गई सभी को? तो कभी भी नेगेटिव टर्म्स मिलके पॉजिटिव नहीं दे सकती हैं, तो इसने बहुत ही वाहियात बात लिखी हुई है और ये सरासर गलत है, सरासर गलत है। चलो भाई आपको ये वाले क्वेश्चंस करने आने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है कि आपको एसएन दे दिया जाएगा, वहां से आपको कोई स्पेसिफिक टर्म पूछी जा सकती है या फिर nth टर्म पूछी जा सकती है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में एसएन दिया हुआ है बेटा आपको और आपसे एक स्पेसिफिक टर्म दैट इज फोर्थ टर्म यानी A4 पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं बेटा, हम लोग को पता है। एक बारी हम लोग S1 S2 निकालते हैं, वहां से हमें AP के बारे में पता चल जाता है, या फिर हम लोग AN इज इक्वल टू SN माइनस ऑफ SN माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। लेकिन मेरा जो प्रेफर्ड मेथड है, मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं आपके S1 और S2 वाले मेथड को ज्यादा प्रेफर करता हूं। तो आप लोग भी उसको कर सकते हो क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जब हम ये वाला मेथड लगाते हैं an इज इक्वल टू SN माइनस ऑफ SN माइनस 1 वाला, यहां पे बेटा आप क्योंकि n की जगह एक बारी तो आप n ही डालोगे, एक बारी n माइनस 1 डालोगे, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। तो हम लोग प्रेफर करेंगे, मैं जो प्रेफर कर रहा हूं वो, कि हमारा दिया हुआ है SN बेटा किसके बराबर, 2n स्क्वायर प्लस 5n के बराबर। तो यहां से बेटा आपको S1 मिलेगा सबसे पहले 2 प्लस 5 दैट इज 7। आपको पता है व्हेन यू से सम ऑफ फर्स्ट टर्म, sum of first term is nothing but the first term itself, then you have to understand that S1 is nothing but A1 बेटा, ठीक है, A1। तो अब S2 निकालते हैं बालकों। S2 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8, ठीक है, प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 10, तो ये हो जाएगा बेटा 18, ठीक है। तो S2 क्या होता है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। बोलो हाँ या ना। SN एक्चुअली आप एनसीईआरटी बुक में अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होता है। तो A1 प्लस A2, A1 की वैल्यू मेरे को पता है 7, तो मेरी A2 क्या हो जाएगी, बोलो 11 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो पहला टर्म 7, दूसरा टर्म 11, पहला टर्म 7, दूसरा टर्म 11, तो तीसरा होगा 15, फिर होगा 19 एंड सो ऑन। मेरे को अपनी AP मिल गई है। तो अब उसने फोर्थ टर्म पूछी थी, मतलब A+3D पूछा था, इतनी स्टार्टिंग के टर्म पूछ ली कि मेरे को फॉर्मूला तक लगाने की जरूरत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या, 19। बोलो सबको क्लियर है? चलो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बारी पूछा जा चुका है। आपकी एनसीईआरटी के आई गेस ऑप्शनल एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 इज द फर्स्ट नेगेटिव। तो आप लोगों को बताना है कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी। लेट्स सी हु विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली। बताओ। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। बेटा देखो सबसे पहले ना इसमें ना तुम्हें ना ऑब्जर्व करवाता हूं मैं कुछ बहुत प्यारा सा, ध्यान से सुनना। अगर ये ऑब्जर्वेशन कर ली ना तो इन क्वेश्चंस में कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो बेटा देखो चालू हो रही है कहानी 20 से और फिर पहुंच रही है मेरी गाड़ी 19 1/4 पे, है ना। 19 1/4 बेटा जो भी है 20 से तो छोटा ही है, बोलो हाँ या ना। जो भी है मेरा ये 20 से छोटा है। तो आप इसको बेटा मिक्स फ्रैक्शन से निकाल के ना सिंपल फ्रैक्शन में लिख दो। तो 19 × 4 होता है बेटा क्या, 76। तो 77/4 हो जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा बेटा 18 2 36, 36 और 1 37, 37/2। तो चलो यार सबसे पहले एक काम करते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालेंगे बेटा, 77/4 माइनस ऑफ 20,
बहुत सिंपल सी बातचीत है ना, बहुत सिंपल सी बातचीत है। या फिर वैसे तो सीधा ही पता चल रहा है, जो बच्चा स्मार्ट होगा और ऑब्जेक्टिव में आएगा तो सीधा देख लेगा, सर 1/4 है 19 के एक्स्ट्रा, तो 3/4 दूंगा तो 20 हो जाएगा। तो आपका आंसर वैसे डी की वैल्यू -3/4 आएगी, लेकिन स्टिल आपको मैं कन्वेंशनल तरीके से बता देता हूं। तो 77 - 80/4 दैट इज -3/4 आपका क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -3/4। तो आपको पता चल गया कि आपकी एक डिक्रीजिंग एपी है, बोलो हाँ या ना, डिक्रीजिंग एपी है। तो चलो यार एक चीज ना ऑब्जर्व करते हैं साथ में मिलके, एक पॉजिटिव नंबर से चीज चालू हुई है और यही एक डिक्रीजिंग एपी है। मतलब सबसे पहले ये छोटा 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 पॉजिटिव नंबर जो है छोटा होता चला जाएगा, जैसे 20 से छोटा है ये, इससे छोटा होगा ये, इससे छोटा अगला वाला। तो इसको ना प्लस साइन से समझो कि ये सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है, फिर इससे छोटा आएगा, फिर इससे भी छोटा आएगा, फिर इससे भी छोटा आएगा। ऐसे करते करते बेटा एक इंस्टेंट आएगा जहां पे मेरे को 0 दिखेगा, है ना। एक इंस्टेंट आएगा जहां पे मेरा साइन चेंज होगा, ये इसको बोलो कि साइन चेंज वाली टर्म है ना। तो इसके बाद बेटा जो मेरा होगा ना वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव टर्म्स चालू हो जाएंगी। तो आपको क्वेश्चन में बोला है कि पहली नेगेटिव टर्म आपकी कौन सी होगी, यही बोला है। तो बेटा जो ये मेरा है ना, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट बनेगा जहां पे मेरा साइन चेंज हो रहा है टर्म्स का। तो बेटा अब मैं इसको क्या बोलता हूं कि मान लो जैसे आप नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पे भी पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना हो तो बीच में 0 होके गुजरता है ना, ऐसे ही आपकी जब ये पॉजिटिव छोटा होता चला जाएगा, एक इंस्टेंट आएगा जब 0 से होके गुजरना पड़ेगा। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इस एपी में मेरी 0 ना कोई टर्म होगी। अब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कैसे पता चलेगा, an को मैं 0 पुट करके ना n निकालूंगा। अगर मेरा n फ्रैक्शन में आता है मतलब मेरी ये 0 वाली टर्म एक्चुअली है नहीं, लेकिन इससे मेरे को पता चल जाएगा कि बेटा मेरी लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सी थी और पहली नेगेटिव टर्म कौन सी थी। ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना। तो आपने बेटा an को डाल दिया 0, क्योंकि आप वो पॉइंट की हेल्प मांग रहे हो जहां पे साइन चेंज हो रहा है, इसलिए 0 की हेल्प ली जाती है। 0 इज इक्वल टू a दैट इज 20 प्लस n - 1 इंटू डी क्या है बेटा, -3/2। ठीक है, तो यहां से बेटा ये -20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/3। तो ये आप एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, तो 20 40/3 शुड बी इक्वल टू n - 1। तो यहां से आपके पास n आएगा बेटा 40/3 प्लस 1, 40/3 प्लस 1। तो आंसर आएगा यहां से समथिंग 44/3। ठीक है, यही आ रहा है ना सभी का आंसर, एक बार देख लेना यार, यही आ रहा है सभी का आंसर, है ना। एक बार कैलकुलेशन में अपनी चेक कर लेता हूं, -3/4 है ना यहाँ पे, तो यार यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 करो तो ये हो जाएगा बेटा 80, ये हो जाएगा 80/3, ये भी हो जाएगा 80/3। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 83/3। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आएगा 83/3। तो बेटा देखो 83/3 आपका पूरा नंबर नहीं कट रहा है ना, मतलब जो आपने 0 टर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे थे वो एक्चुअली है ही नहीं। अगर ये होल नंबर आता तो इस एपी में 0 भी दिखती है आपको, लेकिन नहीं दिख रही। लेकिन स्टिल अब मेरे को पता चल गया कि ये 83/3 कुछ क्या होता है बेटा। अगर मैं बात बोलूं तो आप बोलोगे सर 27 से ऊपर है, 24 से नीचे है और 28 से नीचे है, बोलो हाँ या ना। तो ये कहीं ना कहीं पे 27 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि 3 × 27 81 होता है, तो ये 27 पॉइंट समथिंग है बेटा। तो मतलब 27वीं टर्म जो होगी उसके आगे कहीं पे 0 का नंबर आना था, लेकिन पॉइंट में आया क्योंकि हमारी जो एपी की टर्म्स होती हैं वो एक एक जंप करके आती है, पहले के बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, पहले के बाद 1.5वीं टर्म नहीं बोलता हूं मैं कभी भी, है ना। तो आप समझो कि 27 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग से पहले वाली मतलब जो 27th टर्म होगी वो मेरी लास्ट पॉजिटिव टर्म होगी, लास्ट पॉजिटिव टर्म होगी। और 27th के आगे जो नेक्स्ट टर्म होगी दैट इज 28th टर्म, वो मेरी फर्स्ट नेगेटिव होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो आंसर हो जाएगा 28। अब मैंने आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से कराया कि अगर एग्जामिनर घुमा दे क्वेश्चन को और पूछे कि लास्ट पॉजिटिव टर्म बताओ, तो भी आप बोल देते कि लास्ट पॉजिटिव टर्म क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। ठीक है, बहुत प्यार से समझाया आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसको विजुअलाइज नहीं कर पाते। चलो इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से बना दो। मैंने इस क्वेश्चन को फिर से बहुत बारी सॉल्व करवाया है ना,
तो देखते हैं कौन बच्चा इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर पाएगा तरीके से। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसके बाद मैं चालू कर दूंगा। ठीक है, इतने में पानी पी लेता हूं, तुम लोग इस क्वेश्चन को बनाओ। चलो, if the sum of first m terms of an AP is the same as sum of first n terms, show that the sum of its first m plus n terms is zero। ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन में वो क्या बोलना चाह रहा है। Sum of the first m terms of an AP, that is m by 2 times of 2a plus m minus 1 into d, ठीक है, ये should be equal to आप लोग बोलोगे n बटा 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार वही करते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। ठीक है, अब बेटा आप लोग जब यहां पे ओपन करोगे तो यहां पे दिखेगा 2am, फिर बेटा यहां पे दिखेगा आपको m लेके जाओगे तो m स्क्वायर माइनस m टाइम्स ऑफ d, और बेटा यहां पे दिखेगा 2an प्लस n स्क्वायर माइनस n टाइम्स ऑफ। तो बेटा आप इन दोनों को कंबाइन करोगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे, है ना, इन दोनों को कंबाइन करोगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपको ना एक बहुत प्यारी सी चीज दिखने लगेगी। वो प्यारी चीज क्या है, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको ये दिखने लगेगा। ठीक है, आपको बेटा ये दिखने लगेगा विद m प्लस n, m माइनस n, ये m माइनस n के साथ दिखने लगेगा, और यही आपका सम ऑफ m प्लस n के अंदर भी आता है ना, सम ऑफ m प्लस n के अंदर भी आता है, तो वहां से आपका ये प्रूफ बन जाएगा। मैंने वाला क्वेश्चन बहुत बारी करवाया है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं सॉल्व करवा रहा, लेकिन आप बस इसको ना एनालाइज करना कि अगर एक एपी में पहली m टर्म्स का सम आपकी पहली n टर्म्स के बराबर हो जाता है, तो ये आप लोग इसको ना एनालाइज करने की कोशिश करना। आपको एक प्रूफ तो मिल गया है, लेकिन आप एक ऐसी एपी के बारे में सोचना चालू करना कि जिसमें ये होता होगा, वो एपी कैसी दिखती होगी, उससे आप क्या एनालाइज कर सकते हो, है ना। तो मतलब एक तरीके से अगर मैं इसमें कुछ ऐसा मान लूं कि पहली 7 टर्म का सम पहली 14 टर्म के बराबर है, तो मतलब 7 से 14 के बीच में जो होंगे अल्टीमेटली उन्होंने कुछ ऐड ही नहीं किया होगा, है ना। तो सोचना, मैंने हिंट दे दिया, सोचना, मजा आएगा। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को बना दो भाई, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने सॉल्व किया था अभी। इसमें अब वो nth टर्म पूछ रहा है। ठीक है, इसमें अब वो nth टर्म पूछ रहा है। The sum of first n terms of an AP is 5n minus n square. Find the nth term of the AP। आपको पता है दो तरीके हैं, या तो आप an निकालो sn माइनस ऑफ sn माइनस 1 करके, मेरे को जो अच्छा लगता है वो मेथड है बेटा s1 और s2 वाला। तो आपको sn दिया हुआ है बेटा क्या, 5n माइनस ऑफ n स्क्वायर, तो आपका s1 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 1 दैट इज 4, दिस इज इक्वल टू a1, और आपका बेटा s2 हो जाएगा 5 इंटू 2 दैट इज 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, a1 प्लस a2। तो a1 आपका क्या है बेटा 4 है, तो a2 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो आपकी AP जो होगी वो ऐसी कुछ दिखेगी। ठीक है, तो आपका D आ गया है -2, A आ गया 4। अगर ये पूछता तो भी आप बता सकते थे। अब nth टर्म बताना है तो भाई nth टर्म क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज -2। तो इसको सॉल्व कर दो तो 4, और यहाँ पे बचेगा बेटा -2n प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 6 माइनस 2n। ये आपकी nth टर्म होगी, पक्की बात है। और एक चीज और ऑब्जर्व करो यहां से जो आपको पता है, जब भी आपकी nth टर्म एक n की टर्म्स में, n की लीनियर टर्म्स में दी होती है, जैसे ये दिया हुआ है, या फिर मान लो आपको कभी भी ऐसा दिया हो ना, ठीक है, कभी भी आपको ऐसा कुछ दिया हो, तो बेटा n के साथ में जो होते हैं ना भैया, वो हमेशा आपके कॉमन डिफरेंस होते हैं। जैसे यहाँ पर -2 आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको कहां से पता चलता है, जब आप a प्लस n माइनस 1
इंटू डी को ओपन अप करते हो थोड़ा सा, तो बेटा आपको दिखता है कि माइनस डी जो कांस्टेंट आएगा वो डी के साथ आप कंबाइन करके इसको एक कांस्टेंट मान सकते हो, प्लस एन डी। तो अगर मैं ए माइनस डी को ए डाल दूं कैपिटल डी, तो ये इस फॉर्मेट में आ जाता है। इस फॉर्मेट में आ जाता है तो आपको पता चल जाता है कि यार डी के साथ एन के साथ जो भैया होंगे वो हमेशा कॉमन डिफरेंस होंगे। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड बताइए क्या आंसर होगा। The 14th term of an AP is twice its 8th term. If the 6th term is minus 8, then find the sum of its first 20 terms. The 14th term of an AP is twice its 8th term. मेरे पढ़ाए हुए बच्चे तो फंडे ही लगा देंगे, उनको इतना दिमाग में दिखने लगेगा ना कि सर आपकी जो 14वीं टर्म है, 14th टर्म है, वो ट्वाइस है 8th टर्म के। तो आप देखने लगोगे डिफरेंसेस को, जंप्स को, कि आपके दो जंप्स अब मतलब कि आपको ट्वाइस डिस्टेंस कवर करना है, तो आप इमेजिन करने लगोगे। लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो मैं आराम से करवा रहा हूं, ठीक है। इफ द 6th टर्म इज -8, तो यहां से सबसे पहले हमें क्या पता चलेगा कि बेटा a + 13d इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a + 7d का 2 करोगे तो 14d, ठीक है। तो यहां से बेटा तुम लोग इसको यहां पे ले जाओ भैया को, और इसको यहां पे ले जाओ, तो आपको दिखने लगेगा कि a + d इज इक्वल टू 0 कर दो, या तो a - d इज इक्वल टू -d कर दो। तो चलो a को हम लोग -d पुट कर देते हैं। एक तो मेरे को ये वाला रिलेशन मिल गया यहाँ से। अब उसने बोला है कि a6 क्या है बेटा, मतलब a + 5d क्या है, -8 है, तो a की जगह -d पुट कर दो जरा, तो तुम्हें 4d मिलेगा, किसके बराबर, -8 के बराबर। तो d क्या आएगा बेटा, -2 के बराबर। तो यहां से तुम्हें a क्या मिलेगा, 2 के बराबर। अब उसने बोला है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स बता दो बेटा, तो S20 क्या हो जाएगा, 20/2 दैट इज 10। और फिर क्या आएगा बेटा a। आप जंप भी लगा सकते हो, लेकिन कन्वेंशनल क्वेश्चन है तो आराम से करो, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। a + n-1 कितना था, 20, 19 इंटू -2, ठीक है। तो आपका यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 10 इंटू ये हो जाएगा -38 + 2 -36, तो -360 मेरा आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लेना यार, गलत भी हूं तो बस मेथड समझ लेना, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से ना आंसर चेक कर लेता हूं, ताकि आप में से कोई कंफ्यूजन में कंफ्यूज ना हो जाए। तो आपका डी आ गया -2, ए आ गया 2, इतना तो मेरे को सही लग रहा है बिल्कुल ही। 6 टर्म दी हुई थी तो मैंने -d डाल दिया, तो 4d हो गया -8। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही कैलकुलेट करना, जब आप क्रॉस चेक कर रहे होगे ना ऐसे ही करना दिमाग में। तो d आ गया -2, तो a आ गया 2, बिल्कुल सही बात है। अब निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो 20/2 दैट इज 10। अंदर आएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ a, 2 टाइम्स ऑफ a आएगा। देखो पकड़ी गई ना गलती, देखो पकड़ी गई ना गलती, अपने आप ही आपको गलती पकड़ी जाएगी जब आप क्रॉस चेक करोगे। लेकिन क्रॉस चेक ना दिमाग खोल के करना, जैसे मैंने अभी किया। तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि 2a, n/2 2a नहीं लिखा था सर ने, a लिख दिया था। 2a + n-1 दैट इज 19 इंटू -2। तो यहां से -38 + 4 होगा। हाँ मेरे को लग ही रहा था कि इसका आंसर मेरे को थोड़ा सा देखा देखा सा नहीं लग रहा। तो -38 + 4 -34, तो -340 इसका आंसर आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने बहुत बारी करवाया है। प्लीज मेरे लेक्चर्स को रेगुलरली देखोगे तो इन सब प्रॉब्लम्स का बेस्ट सॉल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा मेरे लेक्चर्स में। इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 AP इज दिस, तो बेटा आपको पता है दो अलग अलग AP हैं, तो आप AP1 का मान सकते हो कि आपका फर्स्ट टर्म है स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस है स्मॉल d, और AP2 का ये ऐसे लिखकर आना पड़ेगा, आपकी फर्स्ट टर्म है कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस है कैपिटल D। तो आपको यहां से पता चलेगा कि रेशो लिखना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का बोथ AP। तो ऊपर लिखोगे n/2, ऊपर ले लो AP1 को, तो 2a + n-1 इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाय n/2, अंदर आएगा बेटा 2a + n-1 इंटू कैपिटल D। तो सबसे पहले तो जो चीज कट रही है उसको हम लोग काट देते हैं। अब बेटा देखो देखो 2 को मैंने नहीं काटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये वाला क्वेश्चन। 2 को तुम काट भी सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें इस 2 की जरूरत पड़ेगी, तो दोबारा से इस 2 को लाना पड़ेगा। ये मैंने पहले भी बताया क्यों लाना पड़ेगा। तुम्हें चाहिए रेशियो ऑफ देयर mth टर्म्स। रेशियो ऑफ देयर mth टर्म का मतलब है कि पहली AP की जो mth टर्म होगी वो होगी बेटा ये, और दूसरी AP की जो mth टर्म होगी ये होगी बेटा ये।
इसका मेरे को रेशो चाहिए, ठीक है। और इनका रेशो क्या दिया हुआ है बेटा, इनका रेशो दिया हुआ है आप लोगों को किसके बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है 7n+1 डिवाइडेड बाय 4n+27, ये आपको दिया हुआ है। तो बेटो सिंपल सी बात बताओ, इस दो को अगर काट देता हूं तो मेरे को 2a, नीचे भी 2a और अंदर ये सब दिखेगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को बेटा a का कोफिशिएंट दोनों जगह जो पहली टर्म्स है वो 1 चाहिए। तो अगर मैं इस 2 को अंदर भेज देता हूं तो ये इस 2 को उड़ा देगा। तो आप देखो आपकी कहानी कहां तक पहुंच जाएगी बेटा, इस 2 को जब अंदर भेजोगे तो आपकी कहानी पहुंच जाएगी, ऊपर आएगा a+n-1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाय a+n-1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ d, ठीक है, ये आएगा। बोलो हाँ या ना। अब यार तुम लोग ना बहुत आराम से देखो, इसको आपको ये बनाना है और इसको जो नीचे डिनोमिनेटर में है उसको आपको ये बनाना है, फाइनल रिजल्ट तो वही चाहिए ना। तो आपको स्मॉल ए की जगह स्मॉल ए दिख रहा है, स्मॉल डी की जगह स्मॉल डी दिख रहा है, और नीचे कैपिटल ए की जगह कैपिटल ए दिख रहा है, कैपिटल डी की जगह। सिर्फ कहानी क्या है, इसकी जगह n-1/2 की जगह ऊपर और नीचे दोनों जगह m-1 दिख रहा है। तो आपको n की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो n-1/2 को m-1 बना दे, मेरी कहानी वहां पे खत्म हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, n की ऐसी वैल्यू ढूंढने के लिए जो आपको चाहिए उसी को लिख दो। n-1/2 मेरे को दिखना चाहिए m-1 की तरह, तो यहां से n की वैल्यू निकालो। तो n की वैल्यू निकलेगी बेटा यहां से 2m-2 + 1, तो 2m-1। तो आप जब n की जगह 2m-1 डालोगे तो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वही दिख जाएगा जो आपको चाहिए। तो आप ऊपर क्या लिखोगे, a प्लस n की जगह जरा 2m-1 डालो, तो 2m-1 2m-2/2, तो m-1 टाइम्स ऑफ d डिवाइडेड बाय a प्लस m-1 इंटू कैपिटल D आपके किसके बराबर आएगा बेटा, आपने n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया है, जल्दी से बोलो, 2m-1, तो यहां पर भी कर दो। तो 7 टाइम्स ऑफ 2m-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 2m-1 प्लस 27, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा ये, m की टर्म्स में आपका आंसर आएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बच्चों के प्री बोर्ड में पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एपी चैप्टर। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो क्विकली और बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आ रहा है इसका। बता दो भाई। The sum of first 7 terms of an AP is 63 and sum of its next 7 terms is 161. Find 28th term of AP. तो यार देखो, सबसे पहले उसने बोला sum of first 7 terms, आपको दिया हुआ है 63, और फिर दिया हुआ है बेटा sum of its next 7 terms, मतलब S7 के बाद वाली, S8 से कहानी चालू होते हुए जो भी इसके बाद बेटा नेक्स्ट 7 टर्म्स होंगी उसका सम क्या दिया हुआ है बेटा, 161 दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को मेरे साथ एनालाइज करो, इस क्वेश्चन को मेरे साथ एनालाइज करो। मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था जो एसएन होता है ना, वो स्टार्टिंग वाली टर्म से आप कैलकुलेट करना चालू करते हो। एनसीईआरटी में ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, एसएन मींस सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स तो 63 है, लेकिन इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, मतलब अप टू 14th टर्म, 7 के बाद मतलब S8 से चालू होके 14th टर्म तक का जो सम है 161 है। तो बेटा मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 63 प्लस 161? बोलो हाँ या ना। बहुत सिंपल सी कहानी करिए, पहले आप 7 तक चले, फिर 7 के आगे आप 14 तक चले, आपने उसको अलग अलग करके लिखा, मैंने उसको सेम तरीके से मिला के लिख दिया, तो आपको पता चल गया कि यहां से s ऑफ 14 क्या आ जाएगा बेटा, आप यहां पे करोगे तो 4 फिर 2 और फिर 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 224। ठीक है, तो 224 आपको मिल गया। अब देखो आपको दो इक्वेशंस मिल गई हैं, आप फॉर्मूले लगाओ, a और d निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो s ऑफ 7 क्या होता है भाई,
7/2 अंदर आएगा बेटा 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 7 - 1 दैट इज 6 d विल बी इक्वल टू व्हाट 63। तो यहां से तुम बहुत सिंपली लिख सकते हो कि ये 9 से चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहां से, ये जाएगा 3 से, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू आया बेटा 9 के बराबर। ये आ गई मेरी पहली इक्वेशन। और यहां से मैं इस 14 निकालूंगा तो 14/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 13d इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 224 के बराबर, ठीक है। 224 के बराबर। तो 14 की टेबल में आता है या नहीं आता है देख लो एक बारी। 140, 60 और 84, है ना। तो इसको एक काम करते हैं, यहां से उड़ा देते हैं पहले तो ये बनेगा 7, 7 की टेबल में 7 दिया 21 और 1 4 32, है ना। तो 2a प्लस 13d 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32 मेरा यहाँ से आ रहा है। तुम लोग इसको इस इक्वेशंस को सॉल्व करो, a और d पाओ और फिर वहां से तुम a28 निकाल के बहुत इजीली बता सकते हो। इसके आगे मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर दो जल्दी से, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दो जल्दी से और एक बार ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, ताकि पता चल जाए। क्योंकि मैं 16, 17, 18, 19वां 20वां क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, 5 तुम्हें खुद से मेहनत करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 11वां क्वेश्चन है भाई, ये 11वां क्वेश्चन है। तो मतलब 5 क्वेश्चन और करने हैं, उसके बाद 5 तुम्हें मैं होमवर्क में दूंगा। मतलब तुम्हारे 20 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एपी के तुम कवर कर लोगे न्यू ईयर के, नए साल के पहले दिन पे। Divide 56 into 4 parts in AP such that the ratio of the product of these extremes, first and fourth, to the product of means, second and third is 5:6। ध्यान से समझना, सबसे पहले तुम्हें 56 को ना 4 पार्ट्स में बांटना है एपी में। जहां पर भी आपको 4 पार्ट्स दिखता है तो आपको फंडा लगाना होता है 4 टर्म्स ऑफ एपी वाला। तो आप सबसे पहले ना 4 एपी की टर्म्स ऐसे चूज करो कि आपको आसानी हो। उसके लिए हमारी 4 एपी की टर्म्स कैसे चूज करी जाती हैं, कोई बता सकता है क्या? जल्दी बताओ। Who will tell me कि 4 आप कॉन्जिक्यूटिव एपी की टर्म्स। मैं देखो आपको ना इस तरीके से समझाता हूँ कि आप सेल्फ चेक भी खुद कर सको, उसको रटना नहीं होता है। आप लॉजिकली उसको ना कॉमन डिफरेंस से देख सकते हो कि आप सही लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। मान लो मैं एक बच्चा हूँ 10th क्लास का, मैंने चालू किया 3D से लिखना, ठीक है। a - 3d, फिर मैं गया a - d, फिर मैं गया a + d और फिर मैं गया a + 3d, ठीक है। तो मैंने ये लिखा, तो मैंने ना चेक करना है मेरे को यहाँ पे। तो a - 3d से a - d के लिए 2d का जंप है, a - d से a + d के लिए बेटा 2d का जंप है, a + d से a + 3d के लिए भी 2d का जंप है। मतलब मैंने जो एज्यूम किया है वो सही है, मैंने जल्दबाजी में गलती नहीं करी है। तो अब आपको पता चल गया कि इन सब का सम जो है बेटा, है ना, इन सब का जो सम है चारों की चारों टर्म्स का वो 56 होना चाहिए, क्योंकि 56 को ही आपने डिवाइड किया है। जब आप सम करोगे तो d - 3d से कट प्लस 3d से कट जाएगा, -d + d से कट जाएगा, तो आपको 4a मिलेगा बेटा 56 के बराबर। तो यहाँ से आपकी एक ही कहानी आएगी 40, ठीक है, एक ही कहानी आएगी 40। बोलो ठीक है। तो अब बहुत सिंपल सी बातचीत है यार। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स मतलब a - 3d into a + 3d divided by a - d into a + d। अब यार आप यहाँ पे a को पुट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो अगर नहीं पुट करोगे तो यार a और d में एक रिलेशन मिल जाएगा, a वहां पे पुट कर देना, d निकल जाएगा। तो वहां से तुम्हें पता चल जाएगा क्या, ये पार्ट्स कौन से हैं, ए भी मिल जाएगा डी भी मिल जाएगा, तो तुम्हें पार्ट्स पता चल जाएंगे। मैंने दोबारा से ये क्वेश्चन बार बार ही करवाया हुआ है, इसलिए इसके आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा। बस यहाँ पे तुम ए को पुट करके भी कर सकते हो और पहले ए और डी में रिलेशन निकाल के भी कर सकते हो। चॉइस इज योर्स, टाइम दोनों में सेम लगेगा, ठीक है। चल इस वाले क्वेश्चन को बना दो फटाफट से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बोर्ड में बहुत बारी पूछा जाता है कि कितनी कितनी टर्म्स लगेंगी सम को 0 बनाने के लिए। How many terms of the AP 65, 60, 55 be taken so that their sum is 0? कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी कि सम मेरा 0 आ जाए? तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, SN को 0 पुट कर देना है बस। वहां से आपकी जो n की वैल्यू आएगी, है ना, वो आपकी उतनी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी जो आपको लेनी पड़ेंगी अगर आपको समेशन चाहिए 0, ठीक है। क्लियर। चल लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा मेरा नेक्स्ट सवाल। Show that the sum of all terms of an AP
whose first term is A, the second term is B and the last term is C is equal to। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 में पूछा गया सवाल है, देख लो। तो बेटा आपको पता है कि आपकी फर्स्ट टर्म क्या है, A है, ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है बेटा, B है। तो आपको सबसे पहले जो यहां से रियलाइज होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि B माइनस A आपका D के बराबर है, एंड द लास्ट टर्म इज C इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है ना बेटा। तो सम आप निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सम कैसे निकालते हैं भाई, जल्दी बोलो, सम कैसे निकालते हैं, n/2 चाहिए होता है ना यहाँ, लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। तो कैसे पता लगूंगा, क्योंकि मेरे को बेटा मेरा कॉमन डिफरेंस पता है, मेरे को मेरी लास्ट टर्म पता है, तो मैं n निकाल सकता हूँ इसका कॉन्जिक्यूटिव। तो चलो n निकाल देता हूँ, nth टर्म का फॉर्मूला लगा के। तो जो लास्ट टर्म होगी c, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस किस नंबर पे आ रहा है, n-1 इंटू मेरा d क्या है बेटा, b माइनस a। ठीक है, तो यहां से फटाफट से मेरे को बताओ, c माइनस ए डिवाइडेड बाय, इधर ले गया मैं b माइनस ए, इज इक्वल टू n-1। ठीक है, इज इक्वल टू n-1 आया ना। तो अब आपको बेटा n-1 को ना, n नहीं निकाल रहा क्योंकि आपको देखना n-1 ही डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट होते हुए दिखेगा। तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे n/2 चाहिए होता है ना, यहाँ पर चाहिए होता है 2a प्लस यहाँ पे चाहिए होगा n-1 इंटू डी। ठीक है, अब बेटा देखो n-1 की जगह तो n-1 डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, लेकिन n की जगह क्या करोगे, तो आप यहां से फटाफट से मेंटली कैलकुलेट कर लो मेरे साथ। तो आपका जब +1 जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर, तो आपको दिखेगा c प्लस बी, p प्लस सी -2a डिवाइडेड बाय b माइनस ए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा n की वैल्यू। तो आप इसको यहाँ पे रख दोगे, b प्लस सी -2a डिवाइडेड बाय b माइनस ए। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो बता देना यार, ठीक है। 2a प्लस n-1 की जगह सीधा सीधा रखोगे ये, ठीक है, और फिर आपका d क्या है बेटा, b माइनस ए के बराबर। किसके बराबर है, b माइनस ए के बराबर है, तो इससे ये कट जाएगा। तो आपका अंदर क्या आएगा, 2a प्लस c माइनस ए, दैट इज a प्लस सी। बोलो हाँ या ना। और बेटा n/2 है तो यहाँ पे 1/2 भी दे दो। तो आपका आंसर हो जाएगा यही जो आपको दिख रहा है, मेरे को दिखने लगा। तो a प्लस सी बाय 2 टाइम्स ऑफ b प्लस सी -2a डिवाइडेड बाय b माइनस a, और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। द pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q एंड qth टर्म इज 1/p। ये रिजल्ट तक आपको अपने जहन में रखना है, क्योंकि इससे आपको वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है। तो जिस बच्चे को ये रिजल्ट दिमाग में रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका 5 से 7 सेकंड में इस क्वेश्चन को फोड़ के आगे बढ़ देगा। क्या कह रहा है, pth टर्म ऑफ एन AP इज 1/q। तो आपको पता है कि AP कितना दिया हुआ है बेटा, 1/q दिया हुआ है, और आपको AQ दिया हुआ है किसके बराबर, 1/p के बराबर। बहुत बारी करवाया है। pth टर्म 1/q, qth टर्म 1/p, तो दोनों रिजल्ट्स लिख लो एक बारी। अगर आपको वो pqth टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोलो और ऐसा पैटर्न हो, तो pqth टर्म हमेशा 1 होती है। आप यहां से जब निकालोगे ना, a और d निकालोगे पहले, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आप यहां रिजल्ट तक पहुंच जाओगे। और जो बेटा सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स होता है, क्या दिया हुआ है, pq प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ pq प्लस 1। तो जब भी ये वाला पैटर्न दिखे, तो आपको ये वाले दोनों के दोनों रिजल्ट्स दिमाग में, जहन में आने चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, क्योंकि मैंने बतेरी बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। आप लोग जानते हो कैसे लिखोगे, क्या करोगे, सब चीजें आपको आती हैं इस क्वेश्चन। चलो तो यार एक वर्ड प्रॉब्लम कर दो, चलो जल्दी से एक वर्ड प्रॉब्लम कर दो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और फेमस वर्ड प्रॉब्लम है, हर बच्चे को आती होगी। A spiral is made up of successive semicircles with centers alternatively at A and B। ठीक है, एक बारी A पे था, फिर B पे था, फिर दोबारा A पे था, फिर B पे था। स्टार्टिंग विद सेंटर एट A ऑफ रेडियस 0.5, फिर 1.1 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, शोन इन द फिगर। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो बेटा देखो, सबसे पहले ना आप देखो कि ये बन क्या रहा है। सबसे पहले आपको चाहिए, यहां से चालू हुआ है मिड पॉइंट से, और आपने ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है 0.5, तो इसका टोटल लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना।
तो आपको सरकमफ्रेंस सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट का लेना है, क्योंकि उसके बाद आपका स्पाइरल बदल जा रहा है और सेंटर आपका बी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? बी हो जा रहा है। तो एक तरीके से बेटा ये पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर का आधा। तो पाई क्या होता है बेटा? 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हुआ है? 0.5, दैट इज 1/2। तो ये हो जाएगा आपका पहला वाला लेंथ। दूसरा लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? 22/7 इंटू, अब क्या हो जाएगा बेटा? 1 है आपका ना, तो इंटू 1। फिर तीसरा हो जाएगा आपका ऐसे 22/7 इंटू 3/2। तो देखो यार, क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर अभी पता कर देते हैं, अभी फिगर आउट कर लेते हैं। तो इसको उड़ाओगे तो बेटा ये बनेगा 11/7, इसको करोगे तो ये बनेगा 22/7, ठीक है। इसको करोगे तो बेटा ये बनेगा 33/7। तो तुम देखो हमेशा 11/7 11/7 ऐड हो रहा है, मतलब ये एक एपी है। तो 11/7, 22/7 और फिर 33/7, ऐसे करते करते तुम्हें 13 टर्म्स तक ऐड करना है। 13th टर्म तक ऐड करना है। ए पता है, डी पता है, S13 लगाओ, आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कितने क्वेश्चन बचे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो बेटा आपका मेरे को लग रहा है कहानी खत्म हो गई है 15 क्वेश्चन की, है ना। या ये वाला लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो भाई 15 क्वेश्चन मेरी साइड से हो चुके हैं। इसके बाद के 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके, और मेरे को इसके कमेंट में जरूर बता देना डन लिख के कि सर हो गए हम लोगों से। तो ये है बेटा आपका पहला होमवर्क क्वेश्चन, दैट इज 16th क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, केस बेस्ड में भी पूछा जा सकता है, इसलिए दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊं तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ये रहा बेटा मेरा नेक्स्ट सवाल, और वही जो मैंने अभी आपको रिजल्ट भी बताया था, ठीक है, कि अगर आपका mth टर्म, तो 2 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने दोनों ले लिया। और एक बारी ना इस वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड कर लो, ठीक है। फाइंड द एंड पेन नहीं चल रहा है क्या? एंड APQH टर्म भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मैंने आप लोग को पूछ लिए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, ये रहा बेटा नेक्स्ट। और इस क्वेश्चन में मेरे को ये सोच के जरूर बताना कि डबल आंसर आ रहा है, इससे आपको क्या समझ आता है, ठीक है। डबल आंसर आ रहा है, उससे आपको क्या समझ आता है। एक और वर्ड प्रॉब्लम, तो ये वर्ड प्रॉब्लम तो आपको करनी है। इसके अलावा भी आपको एपी की जो भी वर्ड प्रॉब्लम दिखते हैं करो। एनसीईआरटी की ऑप्शनल एक्सरसाइज बहुत अच्छी है एपी की, जाके उसको सॉल्व करना, मेरे कहने पे आज के पहले दिन ही कर लेना। तो एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये 4 चैप्टर के मैं सुपर 15 क्वेश्चंस या सुपर 20 क्वेश्चंस कहूं तो कवर कर चुका हूं। नेक्स्ट चैप्टर बताना कि कौन क्या डिमांड है आपकी नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट चैप्टर में उस हिसाब से ले आऊंगा। तो चलो मैं मिलता हूं आप लोगों को अगेन, आई विल सी यू ऑन मंडे नाउ। आज संडे को आप ये सेशन देख रहे होगे, लेकिन मैं रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ सैटरडे में। अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपका ये साल बहुत सही रहने वाला है, आप लोग बोर्ड में फोड़ने वाले हो, और उसके बाद आप लोग 11th में जाके भी अच्छा करने वाले हो, और उसके बाद तो यार आप लाइफ में ही अच्छा करोगे, आई नो दैट ऑलरेडी। तो चलो जय हिंद, आई विल सी यू अनदर टाइम, अनदर डे, बाय बाय।